हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, आप लोगों के लिए आज के मजेदार, शानदार और आपके यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, एओयू के एग्जाम के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक ऐसे टॉपिक के साथ, कैसे सब्जेक्ट के साथ जिसको लेकर मैक्सिमम बच्चों को डाउट है, वो है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आजकल बच्चों के मन में सबसे बड़ा डाउट यही है, जिन सबने ईपीएफओ का फॉर्म भरा है, कि जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में असलियत में आएगा क्या। एक लाइन में मैं सबसे पहले तो इस चीज को समराइज कर दूं कि ये कोई कॉमर्स ऑप्शनल का आपका सब्जेक्ट नहीं है कि आप पूरी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने बैठ रहे हो। यह है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जैसे आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इनमें एनसीईआरटी पर फोकस करते हो, उसी तरीके से जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का जो मेन फोकस है वो है क्लास 11th की एनसीईआरटी और बहुत थोड़ा सा पोर्शन क्लास 12th की एनसीईआरटी का। क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है अकाउंटिंग की, उसके दो पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। अगर आप उनको अच्छे से कवर अप कर लेते हो और क्लास 12th की एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर अच्छे से कवर अप कर लेते हो, तो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपके लिए ऐसे चुटकी में हो जाएगा। इट विल बी अ कपकेक फॉर यू। उन्हीं सब चीजों को जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की क्लासेस में मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और आप मेरी एक एक क्लास को जब देखोगे, इवन आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के भी हो, तो भी आपको ये सब्जेक्ट ऑन द टिप्स हो जाएगा। जितनी चीजें आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए चाहिए, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। क्लियर कट जितना पढ़ना है उतना पढ़ो और एग्जाम क्रैक करो, एपीएफसी की नौकरी पाओ और ऐश करो। इस चीज के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। मैं आप लोगों के लिए ये सारी की सारी चीजें इस चैनल पे कवर अप करूंगा। इसके साथ साथ लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमी इन ट्रेंड, करंट अफेयर्स और बाकी सारे सब्जेक्ट भी इसी चैनल पे कवर अप हो जाएंगे। आप में से काफी सारे लोग मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो जान जाएंगे। सो शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। गाइस, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1, देखो हर एक सब्जेक्ट का जो लेक्चर नंबर 1 होता है इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है, पर यहाँ पे ना इंट्रोडक्टरी लेक्चर से बहुत सारे सवाल आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, मैं अभी आपको जो जो चीजें पढ़ाऊंगा उसका आपको कम से कम मिनिमम एक सवाल मिल ही जाएगा। लेक्चर 1 में हम लोग कुछ टर्म्स समझेंगे कि इन शब्दों का अकाउंटिंग के अंदर असलियत में मकसद क्या है। इवन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से इवन ये भी पूछ लिया गया कि अकाउंटिंग का इनमें से कौन सा मकसद नहीं होता। अब आप सोचो, ये तो बहुत इजी है, पर इसको भी समझना जरूरी है। ठीक, स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और मैं आपको बता दूं कि जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया और लेबर लॉज की जो मेरी बुक है वो भी मार्केट में अवेलेबल है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट सेलर इन यूपीएससी, ईपीएफओ, एंड इसके अंदर सारी की सारी चीजें अंडर 200 पेजेस कवर अप की गई हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा बाकी सारी चीजें भी आप लोगों के लिए कवर अप की हैं। इसके साथ साथ मेरा एक और चैनल है स्टडी IAS करके। इट इज हैविंग more than 4.5 lakh subscribers, as well as I am the faculty of current affairs, science and technology on Unacademy's Plus platform. Unacademy के Plus पे I am the one who does the daily current affairs show। और UPSC prelims के अंदर 2022 में मेरे 59 क्वेश्चंस आए थे और इस बार 2023 में we are also targeting कि पिछली बार वाला जो रिकॉर्ड है वो टूटे। आप लोगों के लिए आज मैं यहाँ पर जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लेकर आया हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो भाई पहले सवाल पे जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दिस इंपॉर्टेंट वर्ड अकाउंटिंग। जो शब्द है अकाउंटिंग,
इसका मतलब क्या है? देखो, जो अकाउंटिंग जो शब्द है ना, वो कोई नया नहीं है, उसका जिक्र तो हिस्ट्री से चल रहा है। पहले लोग, उनके पास कितने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनका हिसाब लगाते थे, है ना, जब सिक्के वगैरह नहीं थे। फिर अनाज का हिसाब लगाते थे, जमीन का हिसाब लगाते थे। इवन कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर जिस तरीके से जनगणना का हिसाब लगाया गया है, वो भी तो एक तरीके की अकाउंटिंग ही है। बट अकाउंटिंग का मेन मकसद क्या है? कि आप किसी भी चीज को समराइज करके उसकी एक समरी बना के प्रेजेंट कर रहे हो। पर यहां पर जो समरी है, वो समरी है आपके इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की। जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुए हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब एक चीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुई है और उसके बदले में कुछ लिया गया है। जैसे पहले बार्टर सिस्टम था, तो बार्टर सिस्टम में सामान के बदले सामान होता था, तो उसमें अकाउंटिंग उस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। आज के समय में अकाउंटिंग कैसे हो रही है? आप जाते हो, कोई सामान खरीदते हो, उस सामान के बदले आप पैसे देते हो, तो आप अपना खुद का भी अकाउंटिंग कर सकते हो कि आपकी आमदनी कितनी आई, कितना खर्चा हुआ, कितने पैसे आपने कहां इन्वेस्ट किए, किससे आपको कितना हिसाब लेना है। तो वो सारी की सारी चीजें जब आप कैलकुलेट करते हो, वही सब चीजें तो अकाउंटिंग के अंदर आती हैं, है ना। सो दिस इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज समराइजिंग द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। वो सारी की सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आप लोग समराइज कर रहे हो और आप उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे हो। उसकी प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में ये अकाउंटिंग इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि भाई पूरी दुनिया इसके चारों तरफ घूम रही है। एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड वन थिंग, दैट इज मनी। ठीक, पैसे के अराउंड सारी की सारी चीजें घूम रही हैं। अब पूरी दुनिया में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का हिसाब लगाना जरूरी है। अपने प्रेजेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, अपने पास्ट के साथ उस पर्टिकुलर चीज को कंपेयर करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करती हैं कि भाई पास्ट के साथ अब हम प्रेजेंट कैसे बिहेव कर रहे हैं। और इवन अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए, फ्यूचर प्रेडिक्ट तो नहीं किया जा सकता, बट फ्यूचर को बेटर जरूर बनाया जा सकता है। यह अकाउंटिंग का इस्तेमाल भारत सरकार भी करती है। जब बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिविजुअल अपने अपने अकाउंटिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट उसी हिसाब से आप लोगों से टैक्स कलेक्ट करती है। इवन गवर्नमेंट भी अपनी अकाउंटिंग का हिसाब लगाती है। जब सरकार आप लोगों के सामने क्या रखती है? सरकार आप सबके सामने रखती है बजट। जब बजट रखती है, उसके अंदर एस्टिमेट्स आते हैं कि इस साल इतना खर्चा होगा, इतनी आमदनी आएगी, कैपिटल अकाउंट में इतना पैसा आएगा, करंट अकाउंट में इतना पैसा है, करंट अकाउंट की रिसीट्स इतनी होंगी, एक्सपेंडिचर इतने होंगे, कैपिटल की रिसीट्स इतनी होंगी, कैपिटल के एक्सपेंडिचर इतने होंगे। और बाद में एक साल बाद सरकार उसको आपके सामने अकाउंट्स के थ्रू सामने रखती है। कहां पर? इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू। और हमारे देश में वी हैव दिस CAG, जो कि इसके ऊपर पूरी नजर रखती है। तो अकाउंटिंग का असलियत में मतलब क्या है? जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुई हैं, उनका हिसाब किताब प्रेजेंटेशन के रूप में समराइज करके आप लोगों के सामने रखना है। तो भाई ट्रांजैक्शंस किसकी होंगी? पैसे की होंगी। आजकल वैसे भी बार्टर सिस्टम तो चलता नहीं है, ठीक, इसलिए पैसे की होती हैं यहां पर ट्रांजैक्शंस। अब क्या होता है ना, अकाउंटिंग के अंदर
वी यूज डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स। प्रेजेंटेशन की एक फॉर्म होती है, ठीक, जो हम लोग आगे समझेंगे कि किस तरीके से पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए जाते हैं, हम उन चीजों को भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो अभी हम लोग समझे कि असलियत में अकाउंटिंग का मतलब क्या है, व्हाई अकाउंटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। मूविंग ऑन, व्हाई डू द यूजर्स वांट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जरूरत क्यों है। मेन रीजन, पहली चीज, टू सी इफ दे आर गेटिंग अ गुड रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। नो, जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई उन कंपनी से उनको फायदा हो। कंपनी उनके सामने अपने अकाउंट्स रखती है कि देखो भाई इस साल इतना इन्वेस्टमेंट हुआ, इतनी प्रॉफिट आया, इतना हम लोगों ने सेविंग रखा, इतना आप लोगों को दिया। और आप जब एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर होते हो तो भी ये हेल्प करता है। कंपनियों के डायरेक्टर, मैनेजर्स और बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं वो इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं कंपेयर करने के लिए। मैंने आपको क्या बोला कि पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करने के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो क्रेडिटर्स हैं, अब देखो एक और छोटी सी चीज, आप लोगों ने अगर अभी तक मैंने ना एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया था, डिफरेंस बिटवीन क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, वो अगर आपने नहीं देखा हो तो इधर एक आई का बटन होगा, मैं यहां पे डाल दूंगा, वो वाली वीडियो देख लेना, आपको ये समझ में आ जाएगा। बेसिकली क्रेडिटर्स कौन लोग होते हैं, जैसे मान लो आपने मुझे कोई सामान बेचा, मैंने उस सामान के बदले आपको पैसे नहीं दिए, मैंने बोला बाद में दूंगा। जब तक मैं आपको वो पैसा वापस नहीं करूंगा मैं बन जाऊंगा डेटर, देनदार, और आप बन जाओगे लेनदार, क्रेडिटर। ठीक, तो जो क्रेडिटर है उसने पैसे दिए हैं किसी को, उसको अकाउंटिंग के बारे में पता लगना चाहिए कि भाई किस तरीके से क्या काम चल रहा है, कैसे लिक्विडिटी हो रही है, कैसे क्या हो रहा है। भाई दोगे ना, इंफॉर्मेशन तो आपको देनी पड़ेगी। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं डिसाइड करने के लिए, गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है। तो इस वजह से हम लोगों को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत है, इस वजह से हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, देखो अकाउंटिंग वैसे बहुत अलग अलग टाइप की होती है, देयर इज वेरियस काइंड ऑफ अकाउंटिंग, ठीक, फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फोरेंसिक अकाउंटिंग, बहुत सारे तरीके की अकाउंटिंग होती है। पर एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 3 मेजर तरीके की अकाउंटिंग, ठीक है, आपकी एनसीईआरटीज इन्हीं 3 के अराउंड घूमती है। पहला, financial accounting. The purpose of this branch of accounting is to keep a record of all financial transactions so that the profit, loss and financial positions of a business can be calculated, ascertained at the end of accounting period and disclosed to management and other interested parties. फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो जनरल अकाउंटिंग हम सब लोग जानते हैं, उसको हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। इसका मेन मकसद क्या है कि भाई प्रॉफिट लॉस पोजीशन, प्रॉफिट लॉस एंड द फ्यूचर पोजीशन, ये जानने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ना भाई। अब ये इंडिविजुअल भी कर सकता है, कोई कंपनी कर सकती है, फर्म कर सकती है, गवर्नमेंट कर सकती है, इवन ग्लोबली भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं। एनजीओ से लेकर हर एक व्यक्ति फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता है। दूसरे तरीके की अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट एनालिसिस करते हैं। जब भी हम लोग कॉस्ट की बात करेंगे, कॉस्ट का मतलब है आपने कोई सामान खरीदा है ना, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से आप वो सामान खरीदोगे। जब आप सामान खरीदते हो आप हमेशा चाहोगे कि एक के बाद एक आपका जो कॉस्ट है वो कम होती रहे, है ना। यू वांट कि कॉस्ट डिक्लाइन हो। तो गोल होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, वो होता है भाई आपके एक्सपेंडिचर्स एनालाइज करना, जिससे कि कॉस्ट जो है आपके मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की उसको नीचे लाया जा सके। आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, मान लो फॉर एग्जांपल आप ये बॉटल के मैन्युफैक्चरर हो, है ना। अब इस बॉटल के अंदर मान लो आपके 100 रुपए लग रहे हैं एक बॉटल बनाने में, बेच आप 120 की रहे हो।
धीरे धीरे आप चाहोगे कि आप सेम रॉ मटेरियल, सेम बॉटल, सेम डिजाइन, आप कॉस्ट कटिंग करना स्टार्ट करो. दैट इज व्हाट, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग इस चीज के ऊपर फोकस करता है. अगले तरीके की अकाउंटिंग पे आते हैं, वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इसका मेन पर्पस होता है मैनेजमेंट को असिस्ट करना, जिससे कि मैनेजमेंट एक रैशनल डिसीजन ले सके. नाउ गाइस, अकाउंटिंग का एक मेन पर्पस ये भी है टू प्रोवाइड रैशनैलिटी. भाई मैं आपको हवा हवा में कोई भी चीज कह दूं और मेरे पास उसका प्रूफ ना हो तो वो चीज तो वेग हो जाएगी ना. तो वेग चीजों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, प्रूफ है ना. प्रूफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को, इवन पॉलिसी मेकर्स को डिसीजन लेने में मदद करता है, जिससे कि वो एक रैशनल, एक सही डिसीजन ले पाए. ठीक गाइस, ध्यान से देखो, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग अगर हम लोग देखते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोगों ने समझ ली, यहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग ये हम लोगों ने समझ ली, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम लोगों ने समझ ली. ठीक, इसके साथ साथ ऑडिटिंग, जहां पर ऑडिटर्स क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं कि उस अकाउंट के अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं है. ठीक है गाइस, ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि भाई ऑडिटर्स काम क्या कर रहे हैं, व्हाट डू ऑडिटर्स डू, कि आपके अकाउंट में कोई गड़बड़ी तो नहीं रह गई है, वो उसका ऑडिट करते हैं. ठीक, टैक्स अकाउंटिंग के अंदर टैक्स रिटर्न फाइल करना, टैक्स को कंप्लाई करना, वेरिफिकेशन करना, वो सब टैक्स अकाउंटिंग के अंदर आता है. फंड अकाउंटिंग में फंड का रिकॉर्ड रखते हैं, जैसे एनपीओज हैं, सेपरेट फंड मेंटेन किए जाते हैं अलग अलग काम के लिए, उनकी अकाउंटिंग होती है. गवर्नमेंट अकाउंटिंग, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्या एलोकेट कर रही है, कितना पैसा यूटिलाइज हुआ, उसको देखते हैं. फोरेंसिक अकाउंटिंग के अंदर लीगल इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि पूरी की पूरी अकाउंटिंग के अंदर क्या चीजें रह गई, क्या चीजें अवॉइड हो गई, क्या चीजें कैरी आउट हो गई, कहां पे लीगल अवॉइडेंस हुआ है, इवेजन हुआ है, जिसे हम लोग बोलते हैं, सब फोरेंसिक अकाउंटिंग किया जाएगा. देन यू हैव फिड्यूशियरी अकाउंटिंग, जिसके अंदर थर्ड पार्टी के बिजनेस को इवेल्युएट किया जाता है और उसको मेंटेन किया जाता है. तो मेजर जो अकाउंटिंग है वो 3 तरीके की मैंने आपको बता दी, जो आपकी एनसीईआरटी कहती है. बाकी टाइप्स की एनसीईआरटी मैंने आपके लिए मेंशन कर दी है, लिख दी है. ठीक है, इसको भी एक बारी नोट डाउन कर लेना, जिससे कि आपके लिए आसान हो. नाउ गोल ऑफ अकाउंटिंग जल्दी से देख लेते हैं. मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन को प्रिडिक्ट करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो भी कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी कंसर्न्ड पार्टीज हैं, उनके लिए फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना, इवन अगर किसी कंपनी के पास कोई लायबिलिटी है या नहीं है, उन सारी की सारी चीजों को देखना. और देखो मेजरली अभी जैसे आप लोग स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, धीरे धीरे पैसा कमाओगे, इन्वेस्ट करोगे, उस समय आप भी अगर कहीं शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करोगे ना, यू विल आल्सो सी कि भाई एक कंपनी की पोजीशन क्या है, वो पोजीशन उसकी अकाउंट से समझ में आती है. ठीक है, इन सब चीजों को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है. इवन किसी व्यक्ति के साथ भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप उसकी भी अकाउंटिंग देखोगे, है ना भाई, उसके कैसी फाइनेंशियल पोजीशन है. फाइनेंशियल पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सो दीज आर द गोल ऑफ अकाउंटिंग. इतना सबको क्लियर है? जल्दी बता दो यार, ऐसे मत करो. ठीक, चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं. अब मैं आपको ना कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करने वाला हूं जो अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं. अकाउंटिंग उनके चारों तरफ चलती है. बट इज दिस, सबसे पहले जब भी हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में ये शब्द यूज करेंगे एंटिटी, इसका मतलब क्या होगा? एंटिटी का मतलब है कोई भी चीज जिसकी डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है. नाउ डू रिमेंबर, जो मैं पॉइंट के नीचे अंडरलाइन लगा रहा हूं वो एज इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी गई है, तो उस चीज को याद रखना. एंटिटी के बारे में खास बात कि उसकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होगी. ठीक, जो बिजनेस एंटिटी होगी उसका बिजनेस आप अलग तरीके से आइडेंटिफाई कर पाओगे. जैसे एग्जांपल, अडानी एंटरप्राइजेज, आईडीसी लिमिटेड, रिलायंस, दे आर अ सेपरेट एंटिटी. Accounting system is always devised for a specific business entity
जिसको हम लोग अकाउंटिंग एंटिटी कहते हैं। तो बिजनेस के लिए अलग से जो अकाउंटिंग सिस्टम या जो उसका अकाउंट बनाया जाता है, उसके टर्म में ये एंटिटी बिजनेस एंटिटी कहलाएगी या वो कहलाएगी अकाउंटिंग एंटिटी। तो एंटिटी हमेशा एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी के सामने आपके होगी। अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति के अकाउंट क्रिएट हो रहे हैं और उसको एंटिटी के रूप में कंसीडर किया जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये इंडिविजुअल जो व्यक्ति है इसकी भी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। कूल, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, ट्रांजैक्शन क्या होती है भाई? देखो, दो लोगों के बीच में जब बातचीत होती है तो कम्युनिकेशन होता है, और उसके अलावा अगर किसी चीज का आदान प्रदान होता है और उसमें देयर इज अ थिंग इन्वॉल्व्ड, तो वो ट्रांजैक्शन होती है। जैसे बार्टर सिस्टम के अंदर भी ट्रांजैक्शन थी, वो मान लो गेहूं देते थे, उसके बदले सब्जी लेते थे। तो an event involving some value between two or more entities, it can be a purchase of good, receipt of money, payment to creditor, incurring expenses। कैश ट्रांजैक्शन भी हो सकता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी हो सकता है, वो सब ट्रांजैक्शन के अंदर आता है। कैश ट्रांजैक्शन मतलब भाई हाथों हाथ मैंने सामान लिया, हाथों हाथ पैसे दिए। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब कि सामान लिया, पैसे नहीं दिए, मैं डेटर बन गया, तुम क्रेडिटर बन गए। चलो आगे बढ़ो, ट्रांजैक्शन भी तुम लोग अब समझ गए। अगला, असेट। असेट भाई, तुम्हारे क्या असेट है? इमेजिन करो भाई, मेरे पास क्या क्या असेट है। मान लो तुम्हारे पास तुम्हारा मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, तो तुम्हारा अपना असेट है। इसी तरीके से एक कंपनी का इकोनॉमिक रिसोर्स, जिसको वो कंपनी मॉनेटरी टर्म में डिफाइन कर सकती है। अकाउंटिंग के अंदर वो सब चीज आएंगी जो कि पैसे के रूप में डिफाइन की जा सकती हैं। असेट कंपनी के इकोनॉमिक रिसोर्स जो कि मॉनेटरी टर्म में डिफाइन किए जा सकते हैं, उनको असेट कहते हैं। असेट्स आर वैल्यूएबल गुड्स दैट अ कंपनी यूजेस इन इट्स ऑपरेशंस, जैसे ब्लिंकिट। ब्लिंकिट, ठीक। तो पहले जिसका नाम ग्रोफर्स था, अब वो ब्लिंकिट हो गया। अब मान लो ब्लिंकिट के पास है ट्रिक, ब्लिंकिट हैव ट्रक्स। अब ये जो ट्रक हैं, जो ब्लिंकिट के पास ट्रक्स हैं, ब्लिंकिट ने ये ट्रक ओन किए हैं, ये खरीदे हैं, ये कोई थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट पे या रेंट पे नहीं लिए हैं। ब्लिंकिट ने ये खरीद लिए और ये ब्लिंकिट के असेट हो गए, ठीक है, क्योंकि ब्लिंकिट इसका इस्तेमाल अपने बिजनेस के अंदर कर रही है। इसीलिए इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं ये असेट्स उस पर्टिकुलर कंपनी को, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो एयर इंडिया है, उसने एयरप्लेन्स खरीदे हुए हैं, तो वो असलियत में एयर इंडिया का असेट है, ठीक। और वो एयर इंडिया की मदद कर रहा है टू गेन प्रॉफिट, ठीक है। वो इसीलिए, जैसे यहां पर जो ट्रक का एग्जांपल दिया, ब्लिंकिट की असेट साइड में आएगा, ब्लिंकिट के असेट के रूप में ये काउंट किया जाएगा। अगला समझते हैं। देखो भाई, असेट्स को दो तरीके से डिवाइड करते हैं, करंट और नॉन करंट। जो मैं आपका लेक्चर नंबर 2 लूंगा, उसके अंदर असेट्स और लायबिलिटीज को, और ये जो चार्ट है इनका, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ये होगा आपका पार्ट नंबर 2 के अंदर, ठीक है। सिमिलरली लायबिलिटीज क्या होती हैं? लायबिलिटी आर द ऑब्लिगेशंस और डेट that an enterprise has to pay at some time in the future। अब देखो, ये किसी भी तरीके का हो सकता है। मान लो ब्लिंकिट वालों ने कुछ उधारी पे पैसे लिए बैंक से, तो वो उस समय भी उनकी लायबिलिटी में आएगा, क्यों? वो उन्हें लौटाने हैं। ऐसे ही अभी तो ये ट्रक उनके अपने थे जो हम लोगों ने एग्जाम्पल में लिए, यही ट्रक अगर वो उधारी में ले लेते कि इनके पैसे वापस देंगे बाद में, जब प्रॉफिट होगा तब देंगे,
ट्रक वाली कंपनी के लिए इनके ऊपर लायबिलिटी हो जाती। तो ये क्या होती हैं? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशन और डेट दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर। अब देखो बहुत सारी कंपनियां कभी कभार अपने बॉन्ड्स वगैरह भी इशू कर सकती हैं। तो जब बॉन्ड्स, आप उन बॉन्ड्स को परचेज करोगे तो वो आपके लिए तो एक तरीके का असेट साइड में आ जाएगा, पर उस कंपनी के लिए वो लायबिलिटी साइड में जाएगा, क्योंकि उसको पैसा लौटाना है। ठीक है, लायबिलिटी का भी देखो ऐसा ही बड़ा चार्ट है। टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज नॉन करंट, करंट में डिवाइड होती हैं, फिर लॉन्ग टर्म, डेफर्ड, अदर लॉन्ग टर्म, ये सब ऐसे आती हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और असेट और लायबिलिटी के बीच में जो डिफरेंस है वो भी हम लोग अपने लेक्चर नंबर 2 में कवर अप करेंगे। चलिए, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट हमेशा तब होगा जब आपकी अर्निंग आपकी इनकम से ज्यादा होगी। ठीक है, सॉरी, अर्निंग, जब आपकी अर्निंग आपके एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगी, या जब मैं कह सकता हूं कि आपकी इनकम आपके एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा है। बोलते हैं ना, आपकी आमदनी ज्यादा है, आपका खर्चा कम है, तो ही आपको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिटेबल बिजनेस वो जिसमें लागत कम हो, मुनाफा ज्यादा हो। ठीक, गेन, प्रॉफिट दैट राइजेस फ्रॉम इवेंट और ट्रांजैक्शन व्हिच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। जैसे कोई फिक्स्ड असेट है, यहाँ पे ट्रक बेच दिए, उसकी वजह से कुछ फायदा हुआ, तो वो गेन में आएगा। कोई कोर्ट केस जीत गए, कि कंपनी कोई कोर्ट केस चल रहा है, जीत गए, तो वो आएगा गेन में। एप्रिसिएशन हो गया उसके एसेट का, जमीन खरीदी, जमीन 1 करोड़ रुपए में खरीदी, जमीन 1 महीने बाद 2 करोड़ रुपए की हो गई, बिक दी, तो वो आएगा गेन के अंदर, वो गेन के अंदर आएगा, वो प्रॉफिट नहीं होगा। बिकॉज प्रॉफिट होगा जो सामान आप बना रहे हो, उसमें पैसे लगाए हैं, फिर उसे बेच रहे हो। तो प्रॉफिट और गेन के बीच में भी जो छोटा सा डिफरेंस है वो याद रखना। लॉस डिफाइन एज द एक्सेस ऑफ पीरियड्स एक्सपेंडिचर ओवर द रिलेटेड रेवेन्यू, मतलब आपकी आमदनी कम है, खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है। देखो यहां पर तो अकाउंट नहीं कर रहे हैं, अगर इसे गवर्नमेंट की टर्म में ले लें, गवर्नमेंट इसी चीज को फिस्कल डेफिसिट के नाम से आप लोगों को समझाती है। एक्सपेंडिचर क्या होगा? रेफर्स टू पेइंग मनी और क्रिएटिंग अ लायबिलिटी इन पेमेंट फॉर अ बेनिफिट, सर्विसेज और आइटम परचेज्ड। जो आप खर्चा कर रहे हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो। मनी दैट इज गोइंग आउट ऑफ योर पॉकेट इज एक्सपेंडिचर, मनी दैट इज कमिंग इन इज इनकम। जो पैसा जा रहा है वो सब एक्सपेंडिचर है, आपने उसके बदले कुछ सामान खरीदा होगा, है ना, इवन आपने एसेट ही क्यों ना बना लिया। और इनकम जो भी पैसा आ रहा है। ठीक, डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट मतलब होता है रिडक्शन इन दी प्राइस ऑफ आइटम सोल्ड। जैसे मान लो कोई बुक निकाली है ना, बुक की कीमत 200 रुपए और बुक आपको मार्केट में पड़ रही है 180 रुपीज की, जो 20 रुपए का जो आपको एक जो गैप है दैट इज द डिस्काउंट। ठीक, यही डिस्काउंट है, आप ये डिस्काउंट देख के ही तो भगते हो, है ना, यहाँ 50% ऑफ या 40% ऑफ। इट इज ऑफर्ड इन टू वेज। पहला एक एग्रीड परसेंटेज ऑफ द लिस्ट प्राइस। ठीक, जब आप गुड सेल करते हो तो उस समय पर परसेंटेज के हिसाब से, जिसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। इट इज जनरली ऑफर्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स टू होलसेलर्स एंड बाय होलसेलर्स टू रिटेलर्स आफ्टर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस टू द डेब्टर मे बी गिवन एट सर्टेन रिडक्शन। देखो भाई साहब, सिंपल है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को कुछ डिस्काउंट में भेजेगा, मान लो 80% डिस्काउंट, होलसेलर उसी चीज को 60% डिस्काउंट में भेजेगा, किसको? रिटेलर को, और फिर रिटेलर आपको बेचेगा। ऐसे मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट कमाएगा, होलसेलर कमाएगा, रिटेलर कमाएगा और आपको प्रोडक्ट मिलता है। यही चलता है, ऐसे ही होता है। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अगर कैश डिस्काउंट है एज एन इंसेंटिव फॉर डेटर्स टू पे ऑन टाइम, मतलब जैसे एक और केस समझो, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल में पैसे वापस नहीं किए आपको, मैंने आपसे सिर्फ सामान ले लिया, मैं बन गया डेटर, आप बन गए क्रेडिटर। अब आपने बोला देखो आपने मेरे को 1 हफ्ते का वादा किया था, अगर आप मुझे 3 दिन में पैसे वापस कर दोगे तो आप मुझे 20% लेस पे भी पैसे वापस कर दो, मामला वहीं सेटल हो जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे
कैश डिस्काउंट, ये एज एन इंसेंटिव वर्क करता, ठीक है। चलो, तो क्या होता है असलियत में, लिस्टेड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और डिस्काउंट लिस्टेड प्राइस, डिस्काउंट कितना होगा, लिस्टेड प्राइस इनटू डिस्काउंट रेट। क्लियर? तो ये फॉर्मूला है, इससे आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मूविंग ऑन गाइस, व्हाट इज अ वाउचर? वाउचर क्या होता है? आजकल तो आपको वाउचर मिलता है ना 10% 20% ऑफ का, इतने पैसे का। असलियत में वाउचर होगा एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि भाई एक ट्रांजैक्शन हुआ है। दिस इज अ वाउचर। जैसे आपको बिल मिलता है, ठीक है, वो क्या होगा, वाउचर। कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो कि ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करे, वो वाउचर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है ये, यही सेम स्टेटमेंट आपके लिए पूछी गई थी, व्हाट इज अ वाउचर, ठीक। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस क्या होंगे? रेवेन्यू अमाउंट ऑफ बिजनेस अर्न्ड बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट, या सर्विसेज दी कंज्यूमर को, तो वो सेल्स रेवेन्यू होगा। अदर आइटम्स of revenue common to many business are commission, interest, dividend, royalties, rent received, ये सारे के सारे इनकम के अंदर आएंगे, ठीक है। रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनकम, आमदनी इज रेवेन्यू और इनकम। एक्सपेंसेस इज खर्चा, जो भी कॉस्ट अकर होगी वो एक्सपेंसेस का पार्ट आएगी। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं, अगर किसी को नोट्स बनाने हो तो यहां से लिखकर अपने नोट्स बना सकता है, ठीक। तो गाइस, ये था हमारा लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैं आपको असेट और लायबिलिटीज का एक ये वाला जो चार्ट है वो समझाऊंगा। इन चीजों को और ज्यादा बेहतर समझने के लिए यू कैन जस्ट सर्च माय बुक ऑन अमेज़न, उससे आपका काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल में जितना मैं आपको करा दूंगा उससे ज्यादा आपके लिए पेपर में नहीं आएगा। लेबर लॉस भी आप लोगों के लिए मैं ही कवर करूंगा। तो जुड़ने के लिए धन्यवाद। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए।